हेलो दोस्तों, एपी एजुकेशन फॉर स्विच सर्विसेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट क्यों आया, क्या वजह थी 1813 के चार्टर आने की। इसके पहले भी चार्टर थे, लेकिन शायद उन चार्टर में कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होंगी, जिसके कारण उन कमियों का विरोध किया गया होगा। इसीलिए आगे एक संशोधन करके नया एक्ट लाया गया, जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस चार्टर एक्ट की आने की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों आया ये चार्टर एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार पर प्रश्न उठने लगा। इंग्लैंड या ब्रिटेन में जितनी भी कंपनियां थी, तो उन लोगों ने क्या किया, और वहां पे जो सत्ता थी उन लोगों ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, साफ में लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार पर प्रश्न उठाना शुरू किया। ठीक है, और उपयोगितावादियों का जो दबाव था वो भी रहा, फिर उसके साथ साथ विल्बर फोर्स का भी दबाव था, जिसके कारण 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। आइए देखते हैं इसकी विशेषता क्या थी, इस चार्टर एक्ट की विशेषता क्या है। तो कंपनी के व्यापारिक चार्टर को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, व्यापारिक चार्टर को, ध्यान रखिए इसका आया है व्यापारिक चार्टर। तो अब क्या कहा गया कि कंपनी जो है व्यापार तो करेगी, व्यापार करेगी, लेकिन उस व्यापार पर, पूरब के साथ व्यापार पर इसका एकाधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार जो मिला था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, तो इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अपवाद स्वरूप चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा कि कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, चाय और चीन के साथ व्यापार करेगी। ठीक है, और दूसरा क्या था, कंपनी के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कंपनी के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और ताज की प्रभुसत्ता स्पष्ट कर दी गई। ठीक है, ताज की प्रभुसत्ता स्पष्ट कर दी गई। और इसका तीसरा विशेषता है जो है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो ये था पहला दूसरा विशेषता, और ये तीसरी विशेषता देखिए क्या था, कंपनी को कलकत्ता में एक बिशप नियुक्त करने को कहा गया, जिसके अधीन 3 आर्कडेंस होने थे। ठीक है, कंपनी को कलकत्ता में एक बिशप नियुक्त करने के लिए कहा गया, जिसके अधीन 3 आर्कडेंस होने थे। ठीक है, ईसाई धर्म के आगमन एवं प्रचार का अधिकार दिया गया। अब देखेंगे कि 1813 से ईसाई जो है अपने धर्म के प्रचार के लिए भारत में आना शुरू कर देंगे। ठीक है, ईसाई मिशनरियां जो है भारत में आना शुरू हो जाएंगी यहीं से। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट से प्रश्न पूछ सकता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियां भारत में आई, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, भारतीयों के शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान हुआ। अब देखिए कि शिक्षा के लिए, इतने बड़े देश की शिक्षा के लिए जो कि इतनी शोषण कर रहे थे, उसके लिए केवल और 1 लाख रुपए इन लोगों ने निर्धारित किया। लेकिन ये 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने के लिए तो कहा, लेकिन शिक्षा पर कहाँ खर्च करेंगे, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा, इसके लिए ये प्रावधान नहीं बनाए गए। ठीक है, आगे बन जाएंगे, अभी तो इसमें नहीं बनाया गया, बस इतना कहा गया कि 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आइए देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये 1813। अब देखेंगे कि 20-20 साल इसको बढ़ाया जाता है, 20 साल। अब 1813 में अगर 20 साल बढ़ाया गया, तो इसके बाद 1833 का ही अधिनियम आएगा। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। आइए अब देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट का, 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इस अधिनियम का क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था।
ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक भूमिका में था, निर्णायक कदम था। ठीक है, तो हमने कहा था कि जब केंद्रीकरण होगा तो केंद्र ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जो इकाइयां हैं वो उसकी अपेक्षा कमजोर हो जाएंगी। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। देखिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को और अधिक ताकत दे दिया गया, उसके शक्तियों का विस्तार कर दिया गया। और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो 1835 का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। ठीक है, नागरिक और सैन्य शक्तियां दोनों निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार, देखिए जहां पहली बार आए वहां थोड़ा सचेत हो जाइएगा, इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश भारत कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। मतलब ये कि वह क्षेत्र जो ब्रिटिशों के अंतर्गत आना था, जिस पर ब्रिटिशों का शासन चल रहा था, उस पर संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर जिसमें ब्रिटिशों के अंतर्गत था पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, उस पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और दूसरा विशेषता इसकी है कि इसने बंबई और मद्रास, देखिए बंबई और मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। अब इसका मतलब यह हुआ कि अब ये कानून नहीं बना सकेंगे। कानून कहाँ बनेगा? बंगाल में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाला जो है कानून बनाएगा। तो भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर भारत का जो गवर्नर जनरल है वह अपने परिषद के माध्यम से कानून बनाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून, पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून और बाद के कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, बाद के कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून और बाद में बनाए गए कानून को अधिनियम या एक्ट कहा गया। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता थी। आइए अब इनकी और विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। आइए अब अगली विशेषता देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, जो 1813 में चाय और चीन के साथ छोड़ा गया था व्यापारिक अधिकार, अब उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब केवल ये प्रशासन चलाएंगे, व्यापारिक अधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। ठीक है, इस एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। ठीक है, इसी एक्ट ने, अब प्रश्न पूछ दे कि किस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया, प्रयास किया गया था, तो पहले 1833 के तहत शुरू किया प्रयास किया गया था। और इसमें कहा गया था कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो प्रतियोगिता को शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से ये यहाँ पे लागू नहीं किया गया। अब आगे अधिनियम जो आएगा उसमें देखेंगे कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।